बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा क्लोजिंग प्रोसेस जो था वो हमने पूरा बना लिया और अब हम जो है स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, फाइनेंशियल जिसे कहते हैं, बैलेंस शीट बनाना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना, किस तरह से बनाते हैं। तो अभी फर्दर जो है ना हम आगे बढ़ते चले। थोड़ा लेट हो गया मैं, तकरीबन 5-6 दिन। पिछला पूरा वीक जो है मेरा जो है और मौसम की वजह से जो है ना सर्दी में जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड किया तो सर्दी लगी, तो पूरा जो है वीक चला गया मेरा। नाउ फिल्म बैठक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 और हम किताब ज़ाहिर फिरोज कमर और हम नासिर साहब की हम कर रहे हैं। दिस इज द बुक है, यू कैन सी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना, असल में किताब देखी नहीं है। श्योर से दोबारा मैं आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वन जब हम सारा प्रोसेस कर लेते हैं, यानी कि जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है, जनरलाइज कर लेते हैं यानी कि एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेजर सारी चीज हो जाती है, देन ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं, ठीक है। जब तक ये 3 काम कर लेते हैं हम, तो हमारा इनिशियल वर्क जो है ना कंप्लीट हो गया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर हम बनाते हैं क्या जनाब, हमने देखा था एडजस्टमेंट, सही, या जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसके बाद जो है एक बनता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है ये अभी तक हमने नहीं बनाया है, और एडजस्टमेंट जो है सवालात के हिसाब से हमने अभी तक नहीं की है, राइट। क्योंकि पहले मैंने इरादा था कि मैं करूँ, लेकिन जब मैंने चैप्टर नंबर 6 देखा तो उसके अंदर ग्रेजुअली जो है वो 10-12 सवाल क्वेश्चंस के बाद जो है फिर एडजस्टमेंट आ गई है और उस पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और फिर हम कैरी ऑन कर दिया हमने। लेकिन इससे पहले इन 2 चीजों की से पहले जो है हमें ये कहा गया कि आप फाइनेंशियल बनाइए। हमने कहा ओके। वैसे फाइनेंशियल जो है ना आफ्टर दिस बनते हैं, राइट। प्रिपेयर फाइनेंशियल, ये ऑलवेज जो है आफ्टर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। पहले एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनती है, उसके बाद जो है फाइनेंशियल बनते हैं, सही है। वो मैं हर में 10-12 सवाल के बाद फिर हम उस तरफ आ जाएंगे। अभी जो है हमें और फाइनेंशियल जो है ना, हमें फाइनेंशियल जो है मैं 2 स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी, ठीक है। पहली होती है बैलेंस शीट और दूसरी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर आज सच कोई
फर्दर कोई स्टेटमेंट नहीं बनाई जाती है। सिर्फ जो है ना फिगर्स को हम एसेट बैलेंस शीट में हम आपको मालूम है कि एसेट की फिगर्स हम उठा के रखते हैं, हम लायबिलिटीज की फिगर रखते हैं, ठीक है, और हम कैपिटल की फिगर रख देते हैं, अरेंज करके रखते हैं। मतलब एक फॉर्म है कि किस किस तरीके से आपने उसको रखना है, तो हम पहले भी देख चुके हैं और हम फर्दर जो है ना हम अब देखेंगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो एक बहुत जो है अहम जो है हमारे पास स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ती है। इसको मैं 2.1 कर लेता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन दिस is prepared for all types of business। ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या थे आपके? ट्रेडिंग था, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग था आपके पास, प्रोड्यूसिंग था आपके पास, एंड इवन रिमेंबर आपके पास सर्विस, सर्विस, ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको। तो ये जो है ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोड्यूसिंग हो, सर्विस भी हो। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हो सकता है मोहतरम जो है कुछ लोग मुझसे खिलाफ करें कि सर्विस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, यस बना सकते हैं और मैंने भी बनाई है अगर हम चाहें तो। अदरवाइज जाहिर है मैं एक सर्विस देना चाह रहा हूँ तो मैं जो है देखूंगा कि एक सर्विस मैंने आपको दी है, उस एक पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर मेरी कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई, जनरल एक्सपेंसेस को हटा के, सही। तो दैट इज बिकमिंग योर कॉस्ट ऑफ सेल। इसे कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ, इसे हम ये भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। ये सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी या कॉस्ट ऑफ सर्विस हो जाएगी, ठीक है, या राइट, क्योंकि यहाँ पे गुड्स नहीं है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स की खरीद फरोख्त नहीं होती है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सर्विस जो है ना आपकी इसकी ये बनेगी, नॉट सेल। इसको मैं कॉस्ट ऑफ सर्विस ही ले लेता हूँ। चलिए, क्योंकि ब्रॉडर हम बात कर रहे हैं ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, लिमिटेड नहीं किया है आईकॉम का है, क्योंकि मैंने देखा है कि बात क्या हुआ। अच्छा जी, ये जो है स्टेटमेंट एक इस प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इस स्टेटमेंट के बगैर आपका बन ही नहीं सकता, ठीक है। ये जब तक नहीं निकलेगा आप प्रॉफिट एंड लॉस आपका सही कैलकुलेट नहीं हो सकता, चाहे इसको अलग बनाए, सही है, इट्स अप टू यू कि चाहे तो जो है इसको सेपरेट बनाए और इसको पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है।
तो कोई इसमें वो हाल नहीं है। पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट आप इसको बना सकते हैं या सेपरेट जो है स्टेटमेंट उसको आप बनाएं और वहां से फिगर जो है उठा के इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दें। ये हम देखेंगे इसमें। तो ये आपका एक ओवरऑल व्यू था। एक बहुत अहम जो है स्टेटमेंट होती है फॉर फॉर मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स। Another statement is prepared for manufacturing or producing business। ठीक है, वो क्या होती है? वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसको जनाब जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड है वो इसी का हिस्सा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, लेकिन ये बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग बिजनेस में। सही नजर आ रहा है? बोली अच्छा जी, ये इसमें बनाया जाता है और आपका जो कोर्स है उसके अंदर ये जो है नॉट इन ये सिलेबस में नहीं है। आपके जब आप बीकॉम वगैरह में जाएंगे तो फिर ये डिटेल में पढ़ेंगे, जो मैंने नहीं देखा। अच्छा, लेकिन ये इसका पार्ट होता है, ये अलग से कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब हम आते हैं, ये तो हमने एक ओवरऑल व्यू देख लिया। ठीक है जी, इसके अंदर जो है मैं आप ये देख रहा था काफी जो है ना, मैं इसमें थोड़ा सा वो भी हुआ कि डिस्कस नहीं किया गया है। अब हम आते हैं अगेन हमारा इंटरेस्ट जो रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट मैन्युफैक्चर्ड सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो और मजीद जो है उसको चीजों को क्लासिफाई करता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो ये हमें ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली ये होता है। हम पढ़ रहे हैं फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। यानी कि खरीद और फरोख्त। सही है, वो फेयर को कर दिया है। हाँ, खरीद और फरोख्त। ओके, ट्रेडिंग ये इसमें सर्विस भी आ सकती है, लेकिन अभी हम ज्यादातर जो है ये ट्रेडिंग के लिए गुड्स खरीदी और गुड्स हमने बेची। कितनी गुड्स रह गई, कितनी ओपनिंग थी, कितनी एंडिंग थी, कितनी की खरीदने के ऊपर
क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सोल्ड स्टेटमेंट के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। रिमेंबर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। असल में ये मुझे पढ़ाने की इस वजह से जरूरत हुई कि जब मैं, और इसमें थोड़ा सा मेरे लेक्चर ऊपर नीचे भी हो गए, कि 2000 पूरे 30 सालों में 2008 में जो है एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर वेजेस भी हैं और आई थिंक पैकिंग मटेरियल वगैरह है। अब उस साल आई एम श्योर, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा नहीं ना, बच्चों को पता ही नहीं, आइडिया नहीं है कि वेजेस को कहाँ लेके जाना है और पैकिंग मटेरियल को कहाँ लेके जाना है, उन्होंने यकीनन ऊपर नीचे किया हुआ। तो और किताब में कहीं पे भी जो है ना इसके बारे में डिस्कशन की हुई। तो मेरा मकसद ये था कि मतलब मैं आगे के देखते हुए बात कर रहा हूँ, तो बच्चों को नॉलेज दूँ कि भाई अभी से उनको तैयार करूँ आगे के लिए। अभी हम ये बना देते हैं कि भाई ये चीज़ है, उसके बाद जब अगली क्लासेस में जाएगा तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी होगी, बेस यहीं से हमने बनानी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। आपके पास होता है मटेरियल, मैं उसको मटेरियल या मर्चेंडाइजेस, सही। मटेरियल का लफ्ज मर्चेंडाइज में लिखूं, मटेरियल का लफ्ज ना लिखूं, क्योंकि मटेरियल का लफ्ज जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के अंदर आता है। ओके, ये मैं हटा देता हूँ। मर्चेंडाइज खरीदा फरोख्त के लिए, मर्चेंडाइज ये आपका मेन आइटम है। ट्रेडिंग बिजनेस में ये एक मेन आइटम है मर्चेंडाइज। इस मर्चेंडाइज के हम फर्दर जो है कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ओपनिंग, जिसे आप इन्वेंट्री भी कहते हैं या मर्चेंडाइज। फिर ड्यूरिंग द पीरियड आपने कितनी परचेजेस की हैं, सही है, वो आ जाती है। फिर इन परचेजेस के ऊपर आपने कितनी ट्रांसपोर्टेशन और कोई आपने सेल टैक्स वगैरह दिया है, या कोई इवन हो सकता है अगर आप बाहर से माल आ रहा है तो कस्टम ड्यूटी आपने पे की है, ठीक है। या और इसके ऊपर आपने इंश्योरेंस आपने इन ट्रांजिट, रिमेंबर इंश्योरेंस करवाया था इन ट्रांजिट के लिए। मतलब परचेजेस के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन इन है, सेल टैक्स वगैरह है, इवन हो सकता है कि कस्टम ड्यूटी बाहर से माल आ रहा है तो हो सकता है कुछ सवाल के अंदर आ जाए भाई कि पता थोड़ी है कस्टम ड्यूटी कहाँ ऐड होगी, परचेज के अंदर ऐड होगी। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जो है ना आपके पास आ जाता है। और कोई चीज आती है दिस ये तमाम चीजें जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये परचेसेस का जाहिर है यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड expenses incurred on purchases, यानी कि
परचेजेस के ऊपर जो एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं बहुत सारे होते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा लिख दिए जो आपके किताब में मुसलसल आ रहे हैं, आप देखते रहेंगे, ठीक है। फिर एक सबसे अहम चीज होती है एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज। ठीक है, मर्चेंडाइज की जो है ये चार मेन कंपोनेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है नजर आ रहा है, यस, इसके अलावा जो है छोटी मोटी अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट हो सकती है एक्सपेंस वगैरह की एंड नथिंग एल्स। फिर क्या आता है परचेजेस, यानी कि परचेज पे अगर आपने डिस्काउंट दिया है, परचेजेस रिटर्न जाहिर होती है, आपके पास रिटर्न है, अलाउंसेस हैं, डिस्काउंट, ये परचेज से, ये तमाम चीजें परचेज से लिंक है, ठीक है, याद रखिए। अब क्या है कि जनाब, ये तो हो गई, ये तमाम चीजें जब हम देखते हैं किस तरीके से हम थोड़ा बहुत तो हम देख चुके हैं पिछले सवाल के अंदर कैसे रीअरेंज करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, कौन सी चीज किसमें प्लस की जाती है, यहां तक तो आपके जो है कोर्स के अंदर वेल डिफाइंड है। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है डायरेक्ट लेबर या वेजेस, ठीक है। और तीसरा जो कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट क्या लिखूं, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं। यानी कि वो दोनों चीजें जो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये क्या चीज है, ये कहीं डिस्कस नहीं किया गया है लेकिन किताब के अंदर दिया हुआ है, सही है। तो ये जो है आपका, अब हम इसको थोड़ा फर्दर करते हैं। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का के तीन मेन कंपोनेंट है। यहाँ पे जो है हम कभी ये नहीं बताते कि ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर जो है ये दो चीजें जो है हम डिस्कस नहीं करते। आई डोंट नो क्यों नहीं करते, नहीं करते, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग बिजनेस से मुराद होती है कि आपने बाहर से माल खरीदा और आपने उसको बेच दिया, एक तो ये काम हो गई। ट्रेडिंग तो अब बहुत ज्यादा वो हो चुकी है, हो सकता है और होता है कि आपने बल्क में माल खरीदा, यानी कि आपने पूरी की पूरी जो है ना से चावल, आपने चावल की जो है ना फसल खरीद ली, ठीक है, चावल की खरीद ली फसल, फसल आपके पास आ गई, ट्रांसपोर्टेशन जो भी चीज थी इसके अंदर जम हो गई। क्या आप पूरी जो है ना मतलब फसल को जो है ना चावल टनों के हिसाब से आपके पास रखा हुआ है कि आप उसको बेचोगे, कैसे बेचोगे? आप उसके छोटे छोटे पैकेट बनाओगे, आप मजदूर हायर करोगे, सही है, पैकेट बनाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपको छोटे पैकेट बनाना है, सही है। तो जो मजदूर हायर करोगे दैट इज योर डायरेक्ट कॉस्ट, कि वो मजदूर जो है बैग के अंदर पैकिंग कर रहे हैं,
जब तक वो पैकिंग नहीं करेंगे तो आपकी गुड्स बिक ही नहीं सकती मार्केट के अंदर। तो चाहे वो बड़ी बोरी हो, सही है, चाहे वो 5 किलो का थैला, चाहे वो बड़ी थैली वगैरह कितनी होती है, आई थिंक 40-20 जितने किलो की भी हो, वो जो बड़ा जो है ना, वो जो उसकी बड़ी जो होती है ना, आपने देखा होगा, आई थिंक 40 kg की होती है। तो वो पैकिंग तो हो रही है ना, कि आपको आसानी हो कि सप्लाई करने में। बहुत सारी होती हैं कि वो जो है बड़े जो है ना, वो उन्होंने जो है ना, मिसाल के तौर पर 10,000 जो है बोरियां खरीदी हुई, ठीक है, 40 kg की, लेकिन वो उन्हें बेचना है यानी कि बोरियों के हिसाब से नहीं बेचना, बल्कि उन्होंने उसके 5-5 किलो के, 10-10 किलो के पैकेट बना के जो है ना बेचते हैं। तो फिर वो उस थैली को खोलेंगे, जो बोरियां होंगी, जाहिर बोरियां तो जो है ना, वो जो जिसने फसल खरीदी है वही बनाएगा, उसकी भी लेबर कॉस्ट आ रही है और उसकी भी पैकिंग मटेरियल आ रहा है, ठीक है। बोरियां खरीद रहा है, दैट इज योर पैकिंग मटेरियल, और बोरियों में जो माल भर रहा है, भरा जा रहा है वो, और उसके अंदर जो बिजली वगैरह इस्तेमाल हो रही है भरने के अंदर, कोई मशीन लगा रखी है उसके अंदर, डायरेक्ट जो है ना, हमने देखा है कि वो लगा देते हैं थैला, और जो है 40 kg या 20 kg का जो है ना थैला भर जाता है। तो वो जो वो होती है, दैट इज कॉल्ड योर पावर। इधर डायरेक्ट एक्सपेंस में आपने ये देखी है कि पैकिंग आ गया, पावर, जो पैकिंग में बिजली इस्तेमाल हो रही है उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलते। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आप कहते हैं उस एरिया के लिए जहां पे हम बैठ के जो है स्कूल में काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क हो रहा है, क्लरिकल वर्क हो रहा है, लेकिन जहां पे ट्रेडिंग को हेल्प करने के लिए काम हो रहा है, ठीक है, नॉट मैन्युफैक्चरिंग, बट यानी कि उसको रीपैकिंग की जा रही है, हम रीपैकिंग का नाम लेते हैं, रीपैकिंग की जा रही है फॉर रीपैकिंग, ठीक है। तो रीपैकिंग में जो पैकिंग मटेरियल पैकिंग मटेरियल पैकिंग मटेरियल आपका इस्तेमाल हो रहा है, सही, पावर कंजम्पशन आपकी इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि मशीन लगी हुई होती है, आप ठेला लगाते हैं, वो बढ़ता है, और जहाँ जो है 10 किलो या 20 किलो मशीन फिक्स होती है, और भरा उसके अंदर जो भी आपकी ग्रेन्स हैं, और वो जो है ना फिर आप उसको सी देते हो, जाहिर सिलाई की कॉस्ट आ रही है, बिजली जा रही है, लेबर है, वो कहाँ जाएगी। हम तो कह रहे हैं तो खाली ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग तो कर रहे हैं हम किसी किस्म की भी मैन्युफैक्चरिंग में जो गुड्स हमने खरीदी हैं उसमें वैल्यू एडिशन का नाम नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। रिमेंबर, वैल्यू एडिशन अगर करेंगे तो वो चला जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के अंदर, ठीक है। यानी कि मैंने कोई माल खरीदा, उसके अंदर कोई अपनी चीज जो है उसके अंदर ऐड की और फिर पैक करके हमने बेचा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में चली जाएगी, वो ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं होगी, ये सिर्फ रीपैकिंग हम कर रहे हैं, सही है। तो रीपैकिंग भी जो है हम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कॉस्ट लग रही है, थैलियां खरीद रहे हैं, पैकिंग मटेरियल, ठीक है, उसके ऊपर पावर लग रही है, जाहिर है आप बैठे हुए, मशीन इस्तेमाल हो रही है पैकिंग की। तो अब ये कहाँ जाएंगे, जाहिर वेजिस आपने वो रखे हुए 2-3 जितने भी बंदे रखे हुए हैं उसको पैक करने के लिए, अनपैक करेगा पहले वो बोरियों को, फिर आपकी डिजायर्ड जो है हिसाब से उसको पैक करेगा। तो अब ये चीज जो है कहाँ पे जाएगी, समझिए। तो ये जो है इसके अंदर ये भी ऐड होगी और ये भी ऐड होगी,
ये ऐड होगी, सही है, ये याद रखिएगा। कैसे ऐड होगी, उसका सीक्वेंस क्या होगा, वो हम देखेंगे जब सवाल करेंगे। तो इस वजह से जो है ये 2008 में एक सवाल जो आया था, और फिरोज साहब की किताब के अंदर भी 2-3 सवाल इस टाइप के आए हैं, दिए हैं वेजिस, और हर जगह मैंने सवाल में देखा है एक आध सवाल वेजिस का है या पावर का है, नहीं, या पैकिंग का आ गया है उसके अंदर। तो ये बताना इस वजह से बहुत अहम हो गया था, ये मैं बता था, लेकिन जो है ना अब इस हिसाब से जो है ना बताना बहुत जरूरी हो गया। ये जरूर जहन में रखिए, अगर वेजीज आएगी तो यहां तक तो हम पूरा काम करते हैं, ये हिस्सा, ठीक है, यहां तक तो हमें मालूम है, पहले कर चुके हैं, करते रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास वेजीज आ जाए तो वो मैं कहाँ ऐड करूंगा, तो वो कंपोनेंट नंबर 2 में ऐड करूंगा, डायरेक्ट लेबर या वेजेस कॉस्ट ऐड कर दूंगा। और उसके बाद अगर कोई पैकिंग मटेरियल है या उन्होंने दे दिया है कि पावर यानी कि ये कंज्यूम हुई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, रिमेंबर नॉट इलेक्ट्रिसिटी, हमेशा याद रखना। कहीं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या ट्रायल बैलेंस में दे दियो, तुमने खुशी में इसमें डाल दिया ना, पावर, ठीक है, तो लफ्ज पावर का होगा तो वो आपने इसके अंदर डालना है। फर्दर जो है मैं इस चीज को देखते हुए जो है मैंने इसको कहा कि एक थोड़ा सा और चीजें मैं लिख लूं इसके अंदर, जगह है हो जाएगी इसमें जो है। देखिए, अगर आपको जो है नीचे लिखता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है मशीनरी का, मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, डेप्रिसिएशन और मशीनरी। तो आप इसके पास दो चॉइस है, आप इसको यहां पे ले जा सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, और अगर आप चाहें तो जनरल एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेके जाए, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन होता है प्लांट या मशीनरी वगैरह का, वो इसका हिस्सा होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड इसी का कंपोनेंट है। अच्छा जी, पावर हमने देख ली। सप्लाईज, सप्लाईज आप देखते हैं, सप्लाईज जो है अगर ऑफिस सप्लाईज है, ठीक है, अगर ऑफिस है तो फिर आप नहीं डालेंगे, ओके। अगर जो है सप्लाईज जो है फैक्ट्री की दी हुई है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, मतलब पैकिंग डिपार्टमेंट की सप्लाई दी हुई है, तो फिर आप डाल देंगे, सही है। इसको पैकिंग डिपार्टमेंट की अगर सप्लाईज है तो आप इसको डालेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें थी जो मैंने जो है इस वजह से बताना जो है मुनासिब समझा कि मैं पहले जो है ना ये आपको व्यू दे दूं कि किस तरीके से जो है ना ये काम हम कर रहे होंगे और इसका है क्या चीज। तो आप इसको जरूर लिख लीजिए अपने कॉपी के ऊपर, ताकि आपको ये जहन में रहे। बाकी इसी हिसाब से जो है, जो मैंने एक कुल्लिया जो है कानून
बताया है उसके हिसाब से जो है आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। तो अब ये जो है हम लेक्चर सवाल तो हम इसके अंदर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम का है। तो अब हम जो है सवाल के ऊपर आएंगे। इस लेक्चर को जो है हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और दूसरा जो है हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नजर आ रहा है सही? ठीक है, बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो इसको जो है ना आप देख लीजिए, ओवरऑल व्यू दिया गया है इससे, राइट। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।